तो मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं चाइना की तरफ से आ रही लेटेस्ट न्यूज, जिसके अंदर यूनाइटेड नेशंस की वेपन ट्रेड ट्रीटी जो है इसको फाइनली चाइना ने ज्वाइन कर लिया है। चाइना ने ज्वाइन करने के बाद अब इसका 107th पार्टी मेंबर बन चुका है, जिसके अंदर वो किसी भी तरीके से ट्रेड से संबंधित, इस ट्रीटी से संबंधित जो भी एक्शन प्लान्स हो पाएंगे उनको आगे काम कर पाएगा। अब इसके अंदर हम आपसे कुछ चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि इस ट्रीटी के अंदर यूएसए ने क्यों लेफ्ट किया अभी हाल ही में। सबसे पहला पॉइंट, और यूएसए के लेफ्ट करने के जस्ट कुछ ही टाइम बाद चाइना ने इसे क्यों ज्वाइन किया, इंडिया का क्या स्टैंड है, इसके बाद ये ट्रीटी या जो ट्रेड ट्रीटी है असलियत में है क्या। इन सभी चीजों का आंसर यदि चाहिए तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। फिर हम आपको बहुत सारा ऑथेंटिक डेटा भी दिखाएंगे कि कहां से ये ऑथेंटिक डेटा को लिया जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। यदि आपको इस तरीके की वीडियोस चाहिए, आप यदि किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि नए हैं तो, और लाइक बटन जरूर दबाइए ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस साइट को ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ताकि फर्दर असिस्टेंट आपको प्रॉपर मिलती जाए। यदि इस चैनल से संबंधित या इस टॉपिक से संबंधित आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको IAS विद हरि मोहन के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो कि ये है। इसके अलावा आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं करंट अफेयर्स बाय के मोहन सर, ये भी टेलीग्राम का ही चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि आर्म्स ट्रेड ट्रीटी क्या होता है। दोस्तों, आर्म्स ट्रेड ट्रीटी के बारे में हम आपको बताएंगे, वो एक लिमिटेड सेक्शन, लेकिन यदि आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस साइट पर जा सकते हैं। इस साइट का नाम है armscontrol.org फैक्टशीट आर्म्स ट्रेड ट्रीटी। ये पूरा एनालिसिस देता है। पूरा एनालिसिस का मतलब टिल द लास्ट, आज तक कितनी बार इसमें बेसिक ट्रीटी की क्या ऑब्लिगेशन थी, क्या क्या डिमांड थी, क्या क्या इस ट्रीटी की टाइमलाइन थी, नेगोशिएशंस थी, नेगोशिएशंस के बनने तक का पूरा डेटा फाइनली इसमें दिया गया है। इसमें सारी वो डिटेल दी गई हैं जो यदि आपको चाहिए और बहुत डेप्थ में एनालिसिस चाहते हैं तो। लेकिन फिलहाल जितनी एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहला पॉइंट यह है कि इसे आर्म ट्रेड ट्रीटी को ATT भी बोला जाता है। यह एस्टैब्लिश करता है कॉमन स्टैंडर्ड्स को, जैसे कि हमने हाईलाइट कर रखा है कॉमन स्टैंडर्ड्स को, जिसके अंदर हम व्यापार कर सकते हैं, देश व्यापार कर सकता है, कन्वेंशनल वेपन्स का व्यापार कर सकता है, और व्यापार करने के बाद रिड्यूस कर सकता है जो चोरी चकारी या बेईमानी के बेसिकली तरीके से जो हथियार बेचे जाते हैं आतंकवादियों को और किसी भी सेक्शन को बेचे जाते हैं, तो इस ट्रीटी के आधार पर उनका पूरा का पूरा डेटा रखा जाएगा और इसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है यदि कोई भी इलीगल तरीके से ट्रैफिकिंग में पकड़ा जाता है। तो इस ट्रीटी के अंदर सभी से ज्यादा एक घोषणा जो की गई है वो क्या की गई है कि इसे रिड्यूस करना है ह्यूमन सफरिंग को, जो इलीगल और इररिस्पॉन्सिबल आर्म्स का ट्रांसफर हो रहा है, इंप्रूव करनी है सिक्योरिटी स्टेबिलिटी और प्रमोट करनी है ट्रांसपेरेंसी की कन्वेंशनल वेपन्स कहां पर जाते हैं, किसको दिए जाते हैं, किस एक्ट में, किस परिस्थिति में ये बेचे जा रही हैं। ATT डज नॉट प्लेस, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप किस प्रकार के आर्म्स को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, किस तरीके के आर्म्स को बेचा जा रहा है, इसमें कौन सी गन कंट्रोल है, कौन सा फायर, इसमें ऐसी कोई भी इंपैक्ट आपके पॉलिसीज को इंपैक्ट नहीं होता है। इसको एंटर किया गया फोर्स के अंदर, यानी कि इसे लागू किया गया 4 दिसंबर 2014 को। उस समय में इसके 105 स्टेट्स ने साइन किए थे। 32 स्टेट्स ऐसे थे जिन्होंने या तो साइन नहीं किए, एब्सेंट थे, या फर्दर आगे सोच रहे थे अपने कुछ प्लानिंग्स को लेकर। ATT का जो अटेम्प्ट था ये रेगुलेट करना था इंटरनेशनल ट्रेड को, ताकि वेपन्स को पर्पसफुली नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पीसफुल तरीके से, रीजनल पीस को पीसफुल तरीके से इसे बेचा जा सके, ह्यूमन सफरिंग को कम किया जा सके, ट्रांसपेरेंसी और बाकी चीजें ऐड ऑन की जा सके। याद रखिएगा इस ट्रीटी के अंदर किसी भी प्रकार की गन, किसी भी प्रकार का टैंक या किसी भी प्रकार की वो चीजें ट्रांसफर की जा सकती हैं जो कि बेचने लायक हैं, जिनसे एक देश को दूसरे देश से डिमांड की जाती है। इसमें रॉकेट, जेट्स,
सभी चीजें आ जाती हैं जो भी रिक्वायर्ड। बेसिकली एक तरीके से ये बहुपक्षवाद मल्टी टेररिज्म की एक संधि है, मल्टीलैटरलिज्म की एक संधि है जिसमें एक दूसरे से आप ट्रेड के आधार पर व्यापार कर सकते हैं। व्यापार का मतलब कहने का सामान खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, वो भी वेपन्स का। इस ट्रीटी के अंदर अगर बात की जाए तो इसका जो ट्रीटी वाज नेगोशिएटेड इन न्यूयॉर्क, इसको न्यूयॉर्क के अंदर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस के अंदर के तरीके से नेगोशिएट किया गया था 27 जुलाई 2012 को। धीरे धीरे पॉसिबल नहीं था इसका सब लोगों तक पहुंच पाना, तो ये ट्रीटी कई बार कॉन्फ्रेंस करती है। कॉन्फ्रेंस 2013 में हुई, 2013 के बाद 2 अप्रैल में हुई। अप्रैल में यूएन ने फाइनली इसे अडॉप्ट किया। यूनाइटेड नेशन ने काफी आराम से इसे अडॉप्ट नहीं किया, काफी सारी चीजों के बाद इसे अडॉप्ट किया गया। इंटरनेशनल वेपन कॉमर्स की बात की जाए तो ये लगभग 70 बिलियन तक पहुंच जाता है हर साल। तो एडॉप्शन ऑफ ट्रीटी की बात करते हैं तो यहां पर 23 देश ऐसे थे जिन्होंने इसमें एब्सेंटीज दिखाई, जिसमें कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान, सीरिया जिन्होंने अपोज किया। उस समय में चाइना और रशिया जैसे बड़े कंट्रीज जो वर्ल्ड लीडर्स थे उन्होंने भी इसमें हिस्सा नहीं लिया, इंक्लूडिंग 23 कंट्री। क्यूबा, इंडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, ये वो कंट्री थे, सऊदी अरेबिया, सूडान, इन्होंने एब्सेंट रहे या अपने दूर रहे, इनसे इन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया, ना ही इन्होंने इसमें वोटिंग करी, इनके अपने पर्पस से, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। ट्रीटी जो है ओपन है सभी के लिए, फॉर्मल साइन करने के बाद आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं, जैसे कि चाइना ने लिया। 3 जून 2013 में ये कंडीशन थी। एंटर हुई फोर्स के अंदर 24 दिसंबर 2014 को। इसमें सिग्नेचर करने के बाद आपको अपने क्रेडेंशियल्स, अपने डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट कराने पड़ेंगे यूनाइटेड नेशंस के आगे। यूनाइटेड नेशंस के आगे डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद में 90 दिन के अंदर आपको इसकी परमिशन मिलेगी। जैसे चाइना ने अभी डॉक्यूमेंटेशन किया है तो इसके बाद इसे 90 डेज का अभी प्रायर टाइम मिला है, जो कि फर्दर इसे असिस्ट करेगा, इसे अडॉप्ट कर पाएगा। अब यहां पर एक नक्शा है कि कौन कौन से मेंबर्स हैं। जैसे कि आप ये ग्रीन कलर देख रहे हैं, तो ये ग्रीन कलर जहां जहां है ये सारे के सारे कंट्रीज फेवर में हैं। रेड कलर देखें तो रेड कलर में यहां पर कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो इसके अगेंस्ट हैं। एब्सेंटिज्म की बात करें, एब्सेंटेशन की बात करें तो येलो कलर में चाइना, रशिया, आपका ईरान, इराक, ये सारे कंट्रीज जो थे, कुछ सेक्शन आपका अफ्रीका का, कुछ सेक्शन अलग अलग ये एब्सेंट थे। एब्सेंटेशन का मतलब होता है कि बेसिकली उसमें हिस्सा नहीं लिए या इनकी अपनी प्रायर कुछ रीजन से जिसमें इन्होंने काम नहीं लिया। ब्लू कलर बिल्कुल एब्सेंट थे और नॉन मेंबर्स में ये ग्रे कलर के कुछ सेक्शन है जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं। तो फाइनली इसमें बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसने इसमें हिस्सा लिया ट्रेड ट्रीटी के अंदर, इसके सदस्य बने और सदस्य बनने के बाद में लीगल तरीके से इसके अंदर मेंबर्स बने। अब आ जाता है यूएसए ने क्यों एग्जिट किया। भाई यूएसए तो बहुत ज्यादा इन चीजों में है। अब पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि जो ओबामा के द्वारा फॉर्मर प्रेसिडेंट ओबामा के द्वारा जिन पॉलिसीज को उन्होंने एक्सेप्ट किया था, आने के बाद ट्रंप ने उन पॉलिसीज को धीरे धीरे कई तरीकों से रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के उन्होंने रीजन भी दिए जो कहीं ऑथेंटिक भी है, कहीं अनऑथेंटिक है। वो इस बात का रिजल्ट इनके आने वाले इलेक्शन में मिल जाएगा कि इनके द्वारा जो बनाई गई पॉलिसीज है कितनी सही है, कितनी गलत है। फर्दर अगर हम बात करें तो चाइना जो है मूव हुआ है, कब हुआ है, जब यूएसए ने फाइनली पुल आउट कर दिया, इस एटीटी से पीछे हट गया 2019 के अंदर। वो फाइनली कहता है कि मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। अब रीजन गिवन वॉज द ट्रीटी अमाउंट ऑफ इंटरनेशनल गन कंट्रोल। जहां पर ये एक तरीके से ट्रीटी थी, ये गन कंट्रोल, इंटरनेशनल गन कंट्रोल पर रोक लगाती है। थ्रेट है यूएस के सेकंड अमेंडमेंट राइट टू बियर आर्म्स। अब ये क्या है राइट टू बियर आर्म, वो भी समझ लीजिए। अमेरिका के अंदर ये सेकंड अमेंडमेंट जो है राइट टू बियर आर्म्स का मतलब ये है कि यहां पर हर व्यक्ति गन रख सकता है और इस ट्रीटी के अनुसार इस वाले एक्ट का हनन होता है। इस ट्रीटी के अनुसार इस एक्ट का हनन होता है। अमेरिका में दोस्तों नेशनल राइफल एसोसिएशन है, नेशनल राइफल एसोसिएशन, इसे एनआरए के नाम से अमेरिका में जाना जाता है। इसके 5 लाख यानी 5 मिलियन सदस्य हैं दोस्तों, 5 मिलियन सदस्य हैं इसके। और ये 5 मिलियन जो सदस्य हैं काफी तेजी से इस एक्ट का, इस ट्रीटी का विरोध कर रहे थे, क्योंकि इसके अंदर ये सारे के सारे राइफल रखते हैं और राइफल रखने के बाद इसको जमा कराना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है इसका ये विरोध कर रहे हैं।
कई न्यूज़पेपर वालों का कहना यह भी है, अपोजिशन का कहना यह भी है कि एनआरए यानी नेशनल राइफल एसोसिएशन से ट्रंप को आगे इलेक्शन में नुकसान हो सकता है, ये लोग इसका विरोध कर सकते थे, इसलिए वो ट्रीटी से बैकआउट कर गया। बट रियलिटी और भी कुछ है कि दोस्तों एक लॉन्ग ड्यूरेशन से रशिया और चाइना जो थे सबसे बड़े, एक तरीके से काफी बड़े कंट्रीज, और ये भी व्यापार के अंदर, ट्रेड के अंदर बहुत ज्यादा आगे थे, और इन्होंने किसी भी प्रकार के सिग्नेटरीज नहीं कर रखे थे, कोई साइन यहां पर नहीं कर रखे थे, और फिर भी वो अपने आर्म्स की सपोर्ट को काम कर रहे थे, आर्म्स का एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो इसमें इररिस्पॉन्सिबिलिटी का वर्ड नहीं आता है। यूएसए फाइनली एक बात कहता है कि ट्रीटी फेल्स हो जाती है क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो इररिस्पॉन्सिबल आर्म्स ट्रांसफर की थी, और जो कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, उसके बाद भी टेररिज्म पर कंट्रोल ठीक से नहीं हो पा रहा। सभी कंट्रीज इसका मिलकर साथ नहीं दे रहे, और जिसका साथ यूएस कंट्रीज देते हैं, चाइना और रशिया, उसके विरोध में उस कंट्री का सपोर्ट कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपस में इस ट्रीटी का फेल होना है। मई 2020 के अंदर खाली अमेरिका ने एक ही ट्रीटी से बैकआउट नहीं किया, ओपन स्काई ट्रीटी जिसके अंदर दूसरे देशों में चेकिंग कर सकते थे, उस पर से भी बैकआउट कर दिया है। अगस्त 2019 के अंदर इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी 1987, इससे भी बैकआउट कर लिया है। तो बहुत सारी ट्रीटीज है जिसके अंदर बैकआउट कर लिया है। ऐसे ही हमारे पास सिप्री की एक न्यूज आती है। सिप्री के अनुसार अगर आप देखना चाहें तो चाइना इस समय वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट आर्म प्रोड्यूसर बन चुका है। अब कई बच्चे कहेंगे सर सिप्री क्या होता है, तो सिप्री की यदि जानकारी चाहिए तो सिप्री की जानकारी आप नेट पे लिखेंगे सिप्री तो पूरा विकिपीडिया खुल जाएगा, जिसकी फॉर्मेशन जो की गई थी वो 6 मई 1966 को की गई थी, 1966 को की गई थी। ये पूरा का पूरा डेटा एनालाइज करते हैं, पॉलिसी देखते हैं, और उसके बाद में ये नोटिस करते हैं कि कौन से कंट्रीज कितनी भारी मात्रा में आर्म्स का व्यापार कर रहे हैं और कितनी भारी मात्रा में पॉलिसीज के अगेंस्ट जा रहे हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है स्वीडन के अंदर है। इसकी वेबसाइट दोस्तों www.cypriorg.com है, .org है। आप इसे साइन करेंगे, इसे क्लिक करेंगे तो सारी चीजें मिल जाएंगी। इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस यह है कि एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन बेस्ड है, स्वीडन के अंदर डेडिकेट करता है कॉन्फ्लिक्ट्स आर्मेंट्स को, कॉन्फ्लिक्ट्स को, हथियारों के आर्म्स कंट्रोल को, डिसआर्मामेंट्स को इस्टेब्लिश किया गया था ताकि ये पूरा रिकॉर्ड रखा जा सके और किसी भी प्रकार की गैर कानूनी एक्टिविटी पर रोक लगाई जा सके। तो ये इसकी बेसिकली साइट है, आप इस पे जाके से रिलेटेड सर्च कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है अब हमारा सिप्री के अनुसार चाइना जो है सेकंड लार्जेस्ट आर्म प्रोड्यूसर बन चुका है वर्ल्ड के अंदर, और रशिया भी, जिन्होंने अभी तक किसी प्रकार से साइन नहीं किया। अब आ जाता है चाइना ज्वाइन करता है वेपन ट्रेड ट्रीटी को। अब वेपन ट्रेड ट्रीटी को जब चाइना ज्वाइन करता है तो खाली ज्वाइन ही नहीं करता, बहुत सारी चीजें बोलता भी है। क्या बोलता है पहले ये बताते हैं, फिर उसके बाद यूएस के अगेंस्ट भी उन्होंने काफी कुछ बोला। चाइना के अंदर अब ये न्यूज आई फॉर्मली, ये 7 अप्रैल की न्यूज, 7 आपकी जुलाई की न्यूज है, जो क्लियरली इंडिकेट करती है कि चाइना ने फॉर्मली ज्वाइन कर लिया है ट्रेड ट्रीटी को। हालांकि चाइना काफी लंबे अरसे से बोलता आ रहा था कि मैं इसको ज्वाइन करना चाहता हूं, मैं इसको ज्वाइन करना चाहता हूं, लेकिन वो अनाउंसमेंट अब जाकर पास हुई है। एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में बीजिंग के स्पोक्सपर्सन जो है जाओ लिजियान, इसका नाम याद रख लीजिएगा, स्पोक्स पर्सन, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं। इन्होंने कहा कि इन्होंने एक्सेप्ट कर दिए हैं सारे इंस्ट्रूमेंट्स को, कंप्लीट कर लिया है, लीगल फ्रेमवर्क, लीगल प्रोसीजर पूरा कर लिया है, और फाइनली इस ट्रीटी को साइन कर लिया है। ये ट्रीटी जैसा कि मैंने बताया कोई भी साइन करने के बाद में 90 दिन के अंदर अंदर इफेक्टिव हो पाएगी, तो 90 डेज का भी वेट किया जाएगा। इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन जो सबमिट हुए हैं वो यूएन के रिप्रेजेंटेटिव, जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके आगे डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, जो कि इसके चीफ है एंटोनियो गुटरेस, इसके आगे ये डिपॉजिट हुए हैं। स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि बीजिंग अटैच करता है इंपॉर्टेंस को, और इलिसिट ट्रांसफर यानी गैर कानूनी तरीके से जो भी हथियारों का ट्रांसफर होता है उन पर चाइना पूरी तरीके से रोक लगाने की कोशिश भी करता है, हमेशा सपोर्ट किया है। उन्हीं सॉवरिजन कंट्रीज को वेपन्स दिए जाते हैं जिन कंट्रीज को मान्यता प्राप्त है, जिनको नहीं है उनको ये एक्सेप्ट नहीं करता। और इन्होंने ये भी कहा कि हम सपोर्ट करते हैं हर वो पर्पस को जिसके अंदर ये ट्रीटी बनाई गई है, हर पर्पस को सपोर्ट करते हैं। अब इसके बाद इन्होंने कहा कि अब
जो फाइनली अगर स्टेटमेंट देखते हैं तो चाइना 107th कंट्री बन चुका है इसको ज्वाइन करने के बाद में। 107 नंबर का कंट्री बन चुका है, विच वॉज अप्रूव्ड बाय यूनाइटेड नेशन 2013, यानी कि इसको अप्रूव किया गया था इस ट्रीटी को 2013 में, एंड फोर्स लाई गई थी 2014 में। यूनाइटेड स्टेट्स अब इसका हिस्सा नहीं है, जैसा कि मैंने बताया, वो अब इसको छोड़कर जा चुका है। इन चीजों को लेकर उन्होंने कुछ स्टेटमेंट भी कही कि हालांकि जो देश इन पॉलिसीज को फ्रेमवर्क नहीं कर रहे, वो बेसिकली बुलिंग कर रहे हैं, अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं और बाकी देशों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, वो मल्टीलेटरलिज्म को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, यूनिलेटरलिज्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं। सभी देशों को मिलकर इसको टैकल करने के लिए, चैलेंज को टैकल करने के लिए साथ देना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला। और इनडायरेक्टली उन्होंने अगेंस्ट बोला है। किसके अगेंस्ट बोला है? अमेरिका के अगेंस्ट बोला है। अब अमेरिका के अगेंस्ट क्यों बोला है? क्योंकि अमेरिका से संबंध लॉन्ग ड्यूरेशन से बिगड़ते आ रहे हैं। ये न्यूज आपकी इस वाले चैनल से आप ले सकते हैं, ऑथेंटिक सारी की सारी डिटेल। हालांकि इन्होंने फॉरेनर्स सेफ इन चाइना लेकर के इन्होंने ये भी इंफॉर्मेशन दी आज ही की न्यूज के अंदर, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को लेकर भी इन्होंने इनडायरेक्टली ताना मारा। इनडायरेक्टली उन्होंने बोला कि जितने भी फॉरेनर्स ऑस्ट्रेलिया के चाइना के अंदर हैं वो सब सेफ हैं, उनको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब इनडायरेक्टली वो बताना चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो संबंध उनके बिगड़ रहे थे, लेकर किस चीज को लेकर, कोविड-19 की चेकिंग को लेकर, वुहान सिटी की चेकिंग को लेकर, उस पर भी उन्होंने ताना मारा और क्लियर बोला कि हमारे देश में जितने भी लोग हैं सेफ हैं। और इनडायरेक्टली उन्होंने ये भी बोला कि हांगकांग के जितने लोग रह रहे हैं वो भी सेफ हैं। यानी कि वो एक तरीके से अपनी बातों को भी कहना चाहता है और बातें प्रूव भी करना चाहता है। इसी चीज को लेकर एक न्यूज पहले भी आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजिंग जो है हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन बार बार यूनाइटेड स्टेट्स के डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यू टर्न कर जाते हैं। यू टर्न यानी कि पलटी मार जाते हैं जब भी चाइना का नंबर आता है। तो ऐसा उन्होंने बिल्कुल अपनी स्टेटमेंट में बोला, जैसे कि आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा था चाइना जो है प्रायोरिटी देता है साइन करने के लिए एटीटी को, लेकिन इनके फॉरेन मिनिस्टर का कहना यह है कि बार बार जो है यूनाइटेड स्टेट्स पीछे हट जाता है और इनको ब्लैक मार्केटिंग करने पर या अलग अलग चीजें करने पर विड्रॉ कर जाता है, इनको पीछे हटा देता है और इनको सपोर्ट नहीं करता। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं, China move contrast with United States, which has said it intends to withdraw from treaty. Despite an annual 70 billion global arms trade that hides a massive black market for weapons. इसके अंदर इन अप्रैल यूनाइटेड स्टेट्स डोनाल्ड ट्रंप साइन एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। जब इन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से साइन किया, पीछे हटे, तब जाकर इनको मौका मिला। इन्होंने काफी ज्यादा इसको क्रिटिसाइज भी किया, जिसके अंदर पावरफुल कंट्रीज जो हैं अदर कंट्रीज का बेसिकली क्या करते हैं, नुकसान करने की कोशिश करते हैं। इस बीच के अंदर चाइना का जो आर्म्स एक्सपोर्ट है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। जैसा कि मैंने बताया, सिप्री की कंडीशंस के अनुसार चाइना ने काफी तेजी से रिकवर किया है। इस बीच में अब भारत का क्या रोल है? क्योंकि दोस्तों जब भी वर्ल्ड कंट्रीज में चाइना का नंबर आएगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंडिया का कोई स्टैंड ना आए। तो इंडिया ने 2013-14 में जब इस चीज को लेकर एंड जो आपकी ट्रेड ट्रीटी है इसको लेकर, इलिसिट ट्रैफिकिंग को लेकर बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। इंडिया मेंटेन करता रहा, काफी सपोर्ट करता रहा। इंडिया को एक उम्मीद थी कि ये स्पेशली जो है आतंकवादी संगठन के लिए नॉन अनलॉफुल एक्टिविटीज को रोकने के लिए था। इंडिया एक एक्टिव पार्टिसिपेंट था इसके नेगोशिएशन में। इसने काफी दबाव दिया कि बैलेंसिंग हो ऑर्गेनाइजेशन की, कि कहां पर एक्सपोर्ट हो रहे हैं और कहां पर इंपोर्ट हो रही है, और हमें इन चीजों पर नजर रखनी चाहिए। फर्दर जब इन्होंने नोटिस किया तो इन्होंने पाया कि ये जो ट्रीटी है, ट्रेड ट्रीटी है, इसमें जो बाकी कंट्रीज या यूनाइटेड नेशंस हैं, ये टेररिज्म को कंट्रोल करने में काफी वीक पड़ रहे हैं, ये किसी भी प्रकार का सपोर्ट नहीं कर रहे। डायरेक्टली निशाना इनका पाकिस्तान की तरफ था, जो कि बॉर्डर क्रॉस करके बार बार यहां पर धक्का लाते हैं और नुकसान करने की कोशिश करते हैं। तो क्लियर इन्होंने लिखा क्या कि वीक ऑन टेररिज्म है, और नॉन स्टेट एक्टर्स को परफॉर्म करने में इन्होंने मेंशन नहीं किया, कोई भी इन्होंने प्रोहिबिशन की पॉलिसीज को नहीं दिखाया। फर्दर इंडिया इस ट्रीटी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल नहीं है। दूसरी चीज ये कि ये फोर्स प्रॉपर्ली नहीं हो रहा, तो इसके अंदर बहुत सारे कंसिक्वेंसेस हैं। तो फाइनल जब अब स्टेटमेंट आती है, इंडिया ने भी अपना रख दिया कि भाई क्योंकि जो हमारा मेन मुद्दा है वो हो ही नहीं रहा, और बिना इस ट्रीटी के साइन किए भी जब हम आराम से दूसरे देशों को व्यापार कर सकते हैं, आर्म्स बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं,
कोई प्रॉब्लम नहीं, आतंकवाद को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस ट्रीटी के अंदर जब ये सारे मिलकर इस पर कोई काम ही नहीं कर रहे तो फायदा नहीं है इसको ज्वाइन करने का। तो फाइनली इंडिया ने इसे ज्वाइन नहीं किया। अब आ जाता है फाइनल स्टेटमेंट। फाइनल स्टेटमेंट हमारे पास बहुत सिंपल सी आती है, इसे हम कहते हैं आगे की राहें, या यूपीएससी के एग्जाम में से लास्ट में लिखते हैं वे फॉरवर्ड। अब दोस्तों गरीबी, अभाव, असमानता की स्थिति को समान करने के लिए ना काफी ज्यादा हमें इन चीजों को लेकर काम करना पड़ेगा। स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स जितने भी हैं हथियारों का प्रयोग कर रहे हैं और उसकी वजह से टेररिज्म का सामना करना पड़ रहा है, अलग अलग समस्याएं आ रही हैं, उन चीजों पर अक्सर ऐसा होता है कि एक ऐसे सेक्शन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं जो बेसिकली इनसे अलग होता है। बेसिकली क्रिमिनल्स को आराम से इनकी एक तरीके से सपोर्ट मिल जाती है और इनकी सपोर्ट की वजह से जो नॉर्मली कंट्रोल है वो तो हो नहीं पा रहा है, इनएडिक्वेट कंट्रोल है और वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जिससे डेवलपमेंट होना चाहिए इन चीजों को रोकने के लिए, जो कि नहीं हो पा रहा है इन मेनी एरियाज। अब अगर फाइनल देखें तो मेनी एरियाज ऑफ वर्क यूएन फेसेस सीरियस सेटबैक्स, बहुत सारे सेटबैक्स देखी, बहुत सारी कमियां देखी, इस वजह से यूएन सिस्टम ने इससे पीछे हाथ कर दिया। अब आता है लास्ट कंक्लूजन में, चाइना इसमें क्यों सपोर्ट करना चाहता है, क्यों मिक्सअप होना चाहता है। फाइनली जब चाइना ने पूरी तरीके से अपनी सारी ताकतें आजमाने के बाद देख लिया कि कहीं भी उसका मुद्दा नहीं चल पा रहा है यूनिलैटरलिज्म के अंदर, एकलवाद के अंदर, तो धीरे धीरे उसने अब मल्टीलैटरलिज्म के अंदर आने की घोषणा करी ताकि अपने वही कर्ज के चक्र को और बढ़ा सके और लोगों को, देशों को इसके अंदर और जानकर फंसाने की कोशिश कर सके और अपने व्यापार को बढ़ा सके। जब देखा कहीं भी उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो मजबूरी के अंदर उसने इन चीजों को सपोर्ट करने की कोशिश करी है। तो फाइनली इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।